तो अब बात को शुरू करें। तो कल तक के क्लास में हमने धारा 5 तक देख लिया था। अब मुझे एक बात बताइए, इन 5 धाराओं में अभी आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आई अभी तक? ठीक है, शब्दावली याद कर लेना बढ़िया तरीके से, और धाराओं की संख्या याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। कोई मेन धाराएं है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक चीज और सबसे इंटरेस्टिंग और भी है इसमें। जब भी धारा पूछी जाती है ना, तो इनका एक पूछने का तरीका होता है। धारा में एक ऐसे पूछते हैं, 4 धाराएं लेते हैं और वो भी दूर दूर की, 10, 21, 30, 40 ऐसे, 40 तो है ही नहीं, सॉरी 37 ऐसे। फिर क्या करेंगे, उनको सम्मिलित करो। तो आपको अगर भाग का नाम भी याद हो गया ना, तो भी आप उस धारा को समझ लोगे कि ये इसकी नहीं इसकी होगी। तो 39 की 39 याद नहीं रखनी, रटनी नहीं है। कुछ मेन धाराएं जैसी आएगी, अभी तक एक भी धारा ऐसी नहीं आई जिसको याद रखने लायक हो। बस अंदर की बातें दिमाग में रखना, और पूरे एक्ट के अंदर कहीं पर भी आपको नेगेटिव नहीं चलना। मतलब जैसे बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे या ये करेंगे, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि इसमें पढ़ाई को बहुत आसान बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और अधिकारियों के लिए सजा है एक टाइप से। मास्टरों के लिए नेगेटिव चल सकते हो, स्टूडेंट के लिए आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं चलना है। तो धारा 5 जो थी हमारे, वो थी अन्य विद्यालयों के अंदर स्थानांतरण की, कि बच्चा टीसी लेके जा सकता है और टीसी हेडमास्टर को देनी पड़ेगी। अगर वो लेट करता है तो उसका जुर्माना उसके ऊपर लगेगा, या यूं कहिए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बच्चा टीसी लेके जा सकता है, और टीसी लेके मतलब किसी दूसरे विद्यालय में जाएगा, लेकिन वो प्राइवेट विद्यालय में दावा नहीं करेगा एडमिशन का। निजी विद्यालय में वो दावा नहीं कर सकता, विशेष श्रेणी के विद्यालयों में भी दावा नहीं कर सकता, बाकी किसी भी विद्यालय में जाके एडमिशन ले सकता है। इसमें क्यों नहीं? क्योंकि निजी विद्यालयों में तो फीस लगेगी, सीधी सी बात है। 25% बच्चों को छोड़ के बाकी तो सभी की फीस लगती है। तो ऐसी स्थिति में वो वहां जाके दावा करेगा मुझे निःशुल्क पढ़ाओ, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि निजी विद्यालय 25% बालकों को छोड़ के बाकी तो सभी की फीस लेते हैं। तो ये बात हमने कल देख ली थी। उसके बाद हम आए थे आपके यहाँ पे अध्याय 3 पे। देखो, अध्यायों के सारों के नाम याद रखने हैं। पहले में और 7वें अध्याय में कुछ खास नहीं है, परिभाषा और प्रकीर्णन है नाम। मेन चौथा, तीसरा, चौथा, दूसरे में भी इतना कुछ नहीं। हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, ये 5 अध्यायों के नाम बढ़िया से याद रख लेना। अध्याय अक्सर पूछते हैं, अध्याय नहीं भी पूछेंगे ना तो भी कम से कम अध्याय का नाम याद होगा ना, तो अंदर की धाराओं की भावना आपको पता होगी। फिर ऑप्शन को गलत करने में समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। चलो देखिए, धारा 6 क्या कहती है। अब धारा 6 की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या लिखा है, समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब तीनों सरकारों से है, स्थानीय सरकार नहीं। तीसरी कौन सी? केंद्र और राज्य वाली। देखो, स्थानीय इसने अलग से लिखा, स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य दिया हुआ है इसमें। अब इसमें तीनों के कर्तव्य लिखे हैं। सरकार के क्या कर्तव्य है, लोकल गवर्नमेंट के क्या कर्तव्य है, और माँ बाप के क्या कर्तव्य बनते हैं। इसमें तीनों की ड्यूटी बनती है। देखो, एक बच्चे को पढ़ाने में 3 लोगों का योगदान होता है। एक गवर्नमेंट का होता है, एक लोकल अथॉरिटी का होता है, और तीसरे माता पिता का होता है। ठीक है, अब तीनों के योगदान अलग अलग तरीके से योगदान दिए गए हैं। अब देखिए, पहला जो है वो है आपके यह कानून लागू होने के 3 साल के भीतर। अब ये सरकार के दायित्व लिखे इसने, कि जब ये कानून लागू हो जाएगा, जैसे 2010 में लागू हो गया, उसके 3 साल के भीतर, अभी ऐसे आंकड़े जितने भी हैं ये सारे याद रखने हैं आपको। सीधा ये प्रश्न सीधे आते हैं। कैसे आते हैं कि आरटी लागू होने के कितने वर्ष के भीतर निकटतम क्षेत्र में विद्यालय खोलने का सरकार का दायित्व रहेगा? 3 वर्ष। इस टाइप से प्रश्न आएगा। 3 वर्ष के भीतर सरकार या सरकार द्वारा तय अधिकार ऐसे स्थान पर स्कूल की व्यवस्था करेंगे जब बच्चों के लिए आसपास कोई स्कूल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2013 तक गवर्नमेंट बच्चों के आसपास के क्षेत्रों में स्कूल खोलना, ये उसका एक दायित्व है। आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय खोलने थे और 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय, निकटतम स्कूल खोलने थे। और इससे ज्यादा अगर कहीं है तो फिर ट्रांसफर बाउचर योजना और साइकिल वितरण योजना के तहत बच्चों को, बालकों की शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।
ये बकायदा आरटीई में लिखा हुआ है। इस वजह से सरकार को ये दो योजनाएं लानी पड़ी और कई सारे विद्यालय सरकार को खोलने पड़े। ये सरकार की मजबूरी थी। ठीक है, आगे देखिए, ये 6ठी धारा में लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं कि ये धारा कौन सी धारा में लिखा हुआ है। आप इतना याद रखना कि 3 सालों के अंदर आसपास स्कूल खोलेंगे। ये खोलने का दायित्व किसका होगा? समुचित सरकार का। केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, राज्य और केंद्र दोनों सरकार मिलकर भी काम कर सकती है। स्थानीय गवर्नमेंट भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं ऐसे। तो 3 सालों के भीतर आसपास स्कूल होना जरूरी है। वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों के संबंध में क्या लिखा है? पैसे के मामले में इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि केंद्र और राज्य सरकार इस कानून को लागू करने के लिए दोनों मिलकर धन उपलब्ध करवाएगी, है ना। दोनों समवर्ती उत्तरदायित्व होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि केवल केंद्र भी पैसा नहीं देगा और केवल राज्य भी नहीं देगा, दोनों मिलकर पैसे देंगे। भाई सीधी सी बात है, एक पर भार तो कैसे डाल सकते हैं। तो इसके अंदर ये लिखा है, समुचित सरकार में लिखा है कि पैसे का जो मामला है ये दोनों सरकारें बराबर देखेगी। अब भाई सीधी सी बात, आपको एक्ट पढ़ा हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपसे एक बहुत सरल सवाल करूंगा ना, ये कि पैसे की व्यवस्था कहां से आएगी, तो आप भी यही कहोगे कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर देंगे। भाई शिक्षा जैसा मामला, शिक्षा खुद किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ऐसी स्थिति में कोई एक गवर्नमेंट से पैसा, और आप सोचो भारत तो उतना बड़ा 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सब में केंद्र सरकार अकेली पैसे कहां से देगी? तो फिर पैसे का मामला दोनों का रहेगा, समवर्ती मिलजुल के काम करेंगे। केंद्र सरकार इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि का और बार बार होने वाले खर्चों का आकलन जरूर करेगी। केंद्र सरकार क्या करती है? एस्टीमेट करेगी कि कितना खर्चा लागू हो रहा है। ये याद रखने की जरूरत इतनी है नहीं, ठीक है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की सलाह और सहमति के आधार पर आंकलित धनराशि का कुछ प्रतिशत अनुदान के रूप में देगी। कितना महत्वपूर्ण बात कही है इसने। अब आप मुझे ये पूछ सकते हो सर पैसे कौन देगा, तो मैं आपको कहूंगा कि केंद्र और राज्य मिलकर पैसे की व्यवस्था करेंगे। अब आप दोबारा ये प्रश्न कर सकते हो कि केंद्र कितना पैसा देगा, कितना पैसा देगा? 60-40 वाला मैटर नहीं लगेगा यहां पे क्या लगेगा? योजनाओं के मामले तो 60-40 का है। यहां पे ये कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों से एक आंकलन वाला हिसाब लेगी कि भाई आप रे खर्चों कितना हुए हैं, फिर उस हिसाब के बाद में कुछ प्रतिशत वो अनुदान देगी। कितना देगी ये केंद्र पे डिपेंड करता है। 60-40 का मामला नहीं कर सकते, ये हम हमारे हिसाब से देंगे। आप हमें इतना बता दो कि आपका खर्चा कितना लगा। तो राज्य सरकार ने कह दिया हमारे 1000 करोड़ रुपए लगे, तो राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बिठाया। उस एस्टीमेट के आधार पे केंद्र सरकार ये कहेगा कि चलो 1000 करोड़ आपके लगे तो हम आपको 200 करोड़ दे देते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आंकलित धनराशि का कुछ प्रतिशत अनुदान के रूप में देगी। ये अनुदान है। अनुदान का मतलब होता है दान देना। ये कोई योगदान नहीं है, ये अनुदान है। दान दिया जा रहा है और दान व्यक्ति अपने हिसाब से देता है। ये नहीं है कि दान आपको 40% देना पड़ेगा, ये फिर दान वाली बात तो नहीं रही, है ना। तो अनुदान देगी सरकार। अभी तक हम अभी इसी धारा में चल रहे हैं, 7वीं धारा में। अभी तक इसमें एक भी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं आई, निकट स्कूल खोलने वाली बात ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार वित्त आयोग के निर्देश पर किसी भी राज्य को इस कानून को क्रियान्वित करने के लिए विशेष अनुदान भी दे सकती है। यह भी कोई खास बात नहीं है। सामान्य अनुदान तो देगी, लेकिन कभी कभार अगर लगता है तो वित्त आयोग के कहने पे कुछ अलग से अनुदान भी सरकार दे सकती है। ये सरकार के ऊपर है, ये भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि केंद्र सरकार का क्या दायित्व है यहां पे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जितनी भी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, हम कहते हैं ना एनसीटीए के नियम, एनसीटीए के नियम, एनसीटीए के नियम, ये क्यों बने? ये बने कि केंद्र सरकार टीचर्स के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी, उसके मानकों के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसमें ये क्या लिखा देखिए, इस कानून की धारा 29 में, आगे 29 आएगी, तय किए गए शैक्षणिक अधिकारी। अब इसमें शैक्षणिक अधिकारियों में आपके पढ़ाने वाले से लेकर प्रिंसिपल से लेकर सब आ जाएंगे आगे। शैक्षणिक अधिकारी और संस्था के सहयोग से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ बनाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? केंद्र सरकार की, क्योंकि पूरे देश में एक ही टाइप का पाठ्यक्रम पढ़ाना है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के मानक भी कौन तय करेगा? केंद्र सरकार करेगा। इसीलिए एनसीटी के मानक आए। हम कहते हैं ना कि भाई बीएड वालों को एसटीसी में शामिल नहीं करेंगे,
फिर कोई आता है क्यों नहीं करेंगे, एनसीटी में तो लिखा है कि किया जा सकता है। ऐसा एनसीटी में लिखा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में लिखा है। तो एनसीटी केंद्र के नियमों से चलती है, वो किसी राज्य की नहीं है। तो जितने भी भारत भर के अंदर जितने भी टीचर है, इनकी ट्रेनिंग किन स्टैंडर्ड पे करनी है, ये कौन तय करेगा? ये केंद्र सरकार तय करेगा और राज्य सरकार इसको लागू करेगा, अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेनिंग देगा। बट ट्रेनिंग के मानक कौन तय करेगा? स्टैंडर्ड पूरे के पूरे कौन तय करेगा? केंद्र सरकार तय करेगा। तो इसमें देखना, केंद्र सरकार की 3 मेन दायित्व है। पाठ्यक्रम बनाना, एनसीएफ जैसे हम कह रहे हैं, पाठ्यचर्या, टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना, और तीसरी बात, जितने भी शिक्षा में नवाचार अनुसंधान वगैरह जो हो रहे हैं उसके लिए राज्यों की सहायता करना। केंद्र सरकार के दायित्व, ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है। ये नवाचार का मतलब होता है कोई भी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकियां आई है, कंप्यूटर शिक्षा एक समय नवाचार थी, आज की तारीख में दीक्षा एक नवाचार है। अब ऐसी ऐसी कोई नए नए इनोवेशन होते हैं ना, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह देने का, सहायता करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, क्योंकि नवाचार लाया तो केंद्र है, तो ट्रेनिंग भी कौन देगा? केंद्र देगा। भाई जैसे हमने पढ़ा, आपके दीक्षा कार्यक्रम के बारे में सही से पढ़ा है, ठीक है। अब दीक्षा कार्यक्रम के बारे में पढ़ा और दीक्षा में हमने एक बात लिखी थी कि इसको पूरा ऑपरेट कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। और राज्यों की मदद भी कौन करेगा? केंद्र करेगा। बस यही आरटी का मैटर है। अब इसमें सीधा एक सवाल है, हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का एक दायित्व है। अब आपको सिर्फ 3 बातें नोट करके इसमें लिख लेनी। ये लिखने वाला मैटर वापस, ये तो लिखने वाला था, एक तो ये था 3 साल वाला मैटर, उसके बाद में ये वापस लिखने का मैटर है। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? देखो, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी वो रखनी है कि एक तो केंद्र सरकार क्या करेगी, आपके राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करेगी। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण का काम भी कौन करेगी? प्रशिक्षण तो राज्य सरकार देगी, लेकिन उसके मानक कौन तैयार करेगा? केंद्र सरकार। और तीसरी बात, जितने भी नवाचार वगैरह है इनके लिए राज्यों को सहायता देने का काम भी केंद्र सरकार करेगा। ये आर्टिकल आपको वापस याद रखना है। आर्टिकल संख्या भली मत याद रखना, लेकिन केंद्र सरकार का दायित्व याद रखना। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं कि कौन सा केंद्र का दायित्व है, कौन सा माता पिता का दायित्व है। माता पिता का भी दायित्व परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया केंद्र सरकार का दायित्व है। अब है कि दोनों सरकारों का मिलकर क्या दायित्व बनता है? समुचित सरकार का दायित्व। समुचित सरकार के दायित्व रिपीट होंगे वापस। पहला दायित्व ये कि सभी बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा वाली पैटर्न, इसमें तो कोई अलग से है नहीं। परंतु यदि माता पिता संरक्षक बच्चे को किसी निजी स्कूल में या गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं तो उस पर आने वाले खर्च के पुनर्भुगतान के लिए सरकार के समक्ष दावा नहीं किया जा सकता। समझ गए बात को? अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डालते हो तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अब हमें फ्री इस एजुकेशन दो। क्यों? क्योंकि निजी स्कूल में फ्री सिर्फ 25% बच्चों को ही है, वो भी आपके अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चे होंगे, ठीक है। दावा नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि क आर्टिकल जो है ना, धारा 8 का क बिंदु, वो कह रहा है कि सभी को निःशुल्क और अनिवार्य देनी है, परंतु उसका मतलब ये भी नहीं है कि थे जिले रहेंगे हम बढ़िया फर्स्ट क्लास प्राइवेट स्कूल में जाए दाव ठोको के मानो फ्री एजुकेशन दो, तो वो तो स्कूल पूरी की पूरी स्कूल की हालत खराब हो जाए। क्योंकि बड़ी बड़ी स्कूल्स, कोई कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल जहाँ टीचर्स को 70-70, 80-80 हजार, लाख रुपए सैलरी मिलती है और 50-50 की फैकल्टी लगी हुई है, मंथली करोड़ों रुपए का स्कूल का खर्चा आता है। और ऐसी स्थिति में अगर हम कहेंगे वहां जाके कि हमें फ्री एजुकेशन दो, तो उनको करोड़ रुपए मंथली कौन देगा? इसलिए उन्होंने कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो देंगे, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल में होगी। थे अगर चाहो कि भाई हमें प्राइवेट स्कूल में या सरकार से अनुदान प्राप्त स्कूल नहीं है, वहां पे हम आपको फ्री एजुकेशन नहीं देंगे। तो ये बात जो है ना, आर्टिकल 8 की धारा का जो आपकी उपभाग है, इसको तो हम लागू करेंगे, लेकिन निजी विद्यालय या सरकार से अनुदान नहीं ले रहा है ऐसे विद्यालय में उसको हम लागू नहीं करेंगे। हाँ, लागू तो करेंगे, लेकिन 25% बच्चों पर ये बात लागू होगी, सारों पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये समुचित सरकार का कर्तव्य था। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ क्या है?
अब नीचे इन्होंने बकायदा स्पष्टीकरण दिया है, याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्पष्टीकरण को। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अनिवार्य शिक्षा क्या है। मैं समझा देता हूं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यह है कि प्रत्येक बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की उम्र का, ये बालक की परिभाषा आ गई, ठीक है। प्रत्येक बालक को अनिवार्य शिक्षा देनी है, निःशुल्क रूप से देनी है। दूसरा क्या लिखा है कि बालक का अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश होना चाहिए, उसकी उपस्थिति हो और शिक्षा पूरी करने का प्रबंधन हो। ये भी कोई याद रखने की बात नहीं, क्योंकि भाई शिक्षा पूरी करवानी है तो बच्चे को विद्यालय में तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरा बिंदु जो लिखा है, बच्चे को शिक्षा के लिए उनके आसपास स्कूल उपलब्ध करवाना, ये भी हमने पहले ही बात पढ़ ली है। 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध करवाना। कमजोर और पिछड़े वर्ग के बालकों के प्रति भेदभाव न हो और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में कोई बाधा न आए, ये भी ठीक है, इसमें याद रखने की जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए सारी फैसिलिटीज हो, जिसमें चाहे आपके स्कूल हो, टीचर वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब ये सारे बिंदु हमारे आगे आ चुके हैं, इसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जो आगे नहीं आया हो अभी तक। आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाए, ये भी हमने लिख लिया है, ठीक है। क्लास प्लस 5 साल जोड़ दो आप, 10 साल का बच्चा है, 5वीं में एडमिशन दे दो। आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिए गए बालक को अन्य बालकों के समान स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये बात भी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। प्रत्येक बालक का स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति वगैरह, ये वापस वही बात रिपीट हो रही है। तो धारा 8 जो है, इसमें अनिवार्य शिक्षा के लिए इन्होंने ये पूरी परिभाषाएं दी है। इस पूरी को अगर मैं एक लाइन में कहूं ना, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको है वो सुविधाग्रस्त रूप से फ्री में एजुकेशन दी जाए। स्कूल हो, टीचर हो, एडमिशन हो, परीक्षाएं हो, किसी को एडमिशन के लिए मना मत करो। अगर कोई आ जाता है, लेट आता है, तो उम्र के आधार पर प्रवेश दे दो, और ऐसे करके उसकी स्कूली शिक्षा पूरी करनी है आपको, ठीक है। इसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो हमने पहले नहीं पढ़ा, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर आता 9वां नंबर, ये स्थानीय प्राधिकरण के क्या कर्तव्य हैं। हमने समुचित सरकार के देख लिए कर्तव्य, केंद्र सरकार का कर्तव्य देख लिया। अभी स्थानीय प्राधिकरण, अभी इसमें से आपको केवल केंद्र वाले कर्तव्य ये याद रखने हैं, बाकी समुचित सरकार के कर्तव्य पहले ही 3 बार पढ़ चुके हैं, तो याद रखने की ज्यादा इतनी जरूरत है नहीं। स्थानीय प्राधिकारी के क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, परंतु यदि माता पिता संरक्षक बच्चे को किसी निजी स्कूल में या गैर सरकारी सहायता प्राप्त, जो सरकार की सहायता नहीं लेता हो, प्रवेश दिलाते हैं, तो उस पर आने वाले खर्च के पुनर्भरण के लिए सरकार के समक्ष दावा नहीं किया जा सकता। यह बात हम पहले ही एक बार पढ़ चुके हैं। दावा सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय में होगा, ठीक है, या फिर सरकार से जो धन प्राप्त करते उन्हीं विद्यालयों में दावा होगा। प्राइवेट स्कूल में ऐसा दावा आप नहीं कर सकते। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनके आसपास स्कूल उपलब्ध करवाना, ये सेम बात रिपीटेड है ना। कमजोर पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना, प्रारंभिक शिक्षा पूरी देना, सब रिपीटेड है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्थानीय सरकार, समुचित सरकार, दोनों का कर्तव्य सेम ही है। बस केंद्र सरकार का थोड़ा अलग है। अलग ये है कि वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगा और टीचर्स के ट्रेनिंग के मानकों को तय करेगा और राज्यों की नवाचार के मामले में सहयोग करेगा। ये केंद्र के अलग है, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि केंद्र के कर्तव्य याद रखना, बाकी सभी के सेम कर्तव्य, ठीक है। आगे देखिए, आगे और भी है कुछ। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जितने भी बच्चे हैं उनको आपके 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के बारे में रिकॉर्ड रखना। ये स्थानीय प्राधिकरण रिकॉर्ड रखेगा कि उसके क्षेत्र में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 साल के मध्य है। अब ये सीधी सी बात है, ये केंद्र सरकार तो रखेगा नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट रखेगी, वहां की पंचायत रखेगी। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक का विद्यालय में प्रवेश करना तय करेगा कि जितने भी हमारे आसपास बच्चे हैं उनका एडमिशन करवा दो। ये भी कोई बात जरूरी नहीं है इतनी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये बात सारी रिपीटेड आ रही। देखो, धारा 4 के अनुरूप आयु के अनुसार कक्षाओं को एडमिशन देना वगैरह वगैरह, और अनुसूची में तय किए गए मान और मानकों के अनुरूप अच्छी शिक्षा देना। एक भी बिंदु याद नहीं रखना इसमें, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कर्तव्य याद रख लेना, बाकी स्थानीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, सारे कर्तव्य दोनों के सेम। और एक ले दे के एक बात और दिमाग में रख लेना
कि जब बात पैसे की आएगी तो समवर्ती सहयोग होगा, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों का होगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। इसमें और भी काफी कुछ बकवास बहुत की हुई है, मैं और भी बता देता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा और पाठ्य तय करना सुनिश्चित करेगी। अब ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का तय वैसे कहां से होना है, केंद्र सरकार से, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट पे बात आएगी तो ये लोग भी उस पर काम करेंगे कि हमारे राज्य में कौन सा लागू करना। जैसे अभी आरबीएसई लागू था, पहले एनसीईआरटी कर दिया, ये काम भी स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, लेकिन पाठ्यचर्या का निर्माण स्टार्टिंग कहां से होती है, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये लोग काम करते हैं, ठीक है। मूल्यांकन कैसे करना ये भी बताया जाएगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा देना। देखो मैंने वापस बताया ना आपको कि ट्रेनिंग के मानक कौन तय करेगा और फिर उसके अनुरूप ट्रेनिंग करवाएंगे कौन, राज्य सरकारें करवाती है, ठीक है ना भाई। सीधी सी बात है, जैसे फुटबॉल खेलता है कोई बच्चा, फुटबॉल के नियम हमने थोड़ी बनाए, वो फुटबॉल संघ ने बनाए और लागू हम उनको करते हैं। क्रिकेट के अंदर सामान्य कोई नियम बदलता है, आईसीसी बदलता है, लेकिन वो धीरे धीरे 1-2 साल में हमारे गांव तक आ जाता है, लागू फिर हम अपने हिसाब से करते हैं उसको। अभी पहले कौन खेलेगा, जिसका बैट है वो खेलेगा ठीक है भाई। कुछ नियमों को क्षेत्रीय भौगोलिक परिवेश के अनुसार बदलना पड़ता है, ये जरूरी है। अब देखो आगे क्या है, प्रवास पर जाने या आने पर परिवार के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना। कहीं कुछ नहीं है, अगर माँ बाप कहीं स्थान छोड़ के चले जाते हैं या स्थान छोड़ के वापस घर आते हैं तो उनके बच्चों को भी एडमिशन दिलाना, और बाकी ये शैक्षणिक कैलेंडर वगैरह उसमें कुछ खास नहीं है। धारा 8 और धारा 9 दोनों में सिर्फ 2 बिंदु याद रखने वाले थे, मैंने आपको फिर बता दिए। केंद्र सरकार के कर्तव्य और वित्तीय दायित्व समवर्ती सरकार के होंगे। 10वां वापस थोड़ा महत्वपूर्ण है, जहां माता पिता के कर्तव्य बताए गए, ये इसकी धारा खुद भी याद रखना कि आरटीई के किस धारा में माता पिता के कर्तव्य है। इसकी धारा भी महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये बड़ी बात है बहुत। माँ बाप के कर्तव्य भी स्कूल के तो हर कोई लिखता है, संस्था के भी लिखता है, माँ बाप के कर्तव्य लिखना बड़ी बात है। अब माँ बाप के क्या कर्तव्य देखिए, प्रत्येक बच्चे के माता पिता, संरक्षक या अभिभावक जो भी है की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चों को आसपास के विद्यालय में एडमिशन दिलाएं और नियमित रूप से भेजें। ये याद रखने की जरूरत है इसको, या तो माँ बाप का कर्तव्य यही है अब माँ बाप इस कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं तो भली लाइट जाए, मैं उसको पूरा नहीं कर सकता लेकिन कर्तव्य ये बनता है ना। आगे देखिए, बस माँ बाप रो तो कर्तव्य है कि टाइम स्कूल पहले पढ़े कि नहीं पढ़े, काली वर घर ही के। माँ बाप का सिर्फ इतना कर्तव्य कि स्कूल भेज दे, पीछे जाके उसका फीडबैक नहीं लेना है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। माँ बाप दुखी हुई तो मिलेगा तो ये पूरा मर स्कूल जाता हूँ तो जा, या हम स्कूल जावेगा उठोगे फिर जैसे ही आपके वर्षा ऋतु आती है तब उसको रोक देते हैं कि मैं स्कूल को नहीं गई, हम जाके या रेड लारे जा, ठीक है। अभी जैसी फसल आएगी तो 5-7 दिन हेल्प करा दे। तो ये क्या है कि भौतिक परिवेश के अनुसार माता पिता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग ये, बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, उस समय आपने खेत भेज दिया, जहां उसको खेलने का समय था उस समय आपने उसको स्कूल भेज दिया। तो माँ बाप का सिर्फ इतना ही कर्तव्य है। और धारा 11 के अंदर लिखा है, समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये, ध्यान रखना। ये है ईसीसीई, जो हम बालवाड़ी की बात कर रहे थे। ईसीसीई की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है, धारा 11 में। क्या लिखा है, 3 वर्ष से 6 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए भी यह व्यवस्था करना। तो अब एक बात ध्यान रखना, हम 1ली से 8वीं तक की तो बात कर ही रहे हैं। हाँ, ले दे के रेड्डे, रेड्डे मतलब भेड़, शिप इसलिए कहते हैं कि एक बार इसमें एक आर्टिकल आगे आएगा जिसमें लिखा है कि सभी को एक बार शिक्षकों को जो है गांव में नौकरी दो तो हाँ भाई नहीं बता होता, देखो एक लोकल लैंग्वेज रेड बता दे तो मैं अपन ध्यान गणी है
लेकिन अगर दो रिश्तानी भाषा का यूज करें ना, तो कई बार जब हम फुल ऑन मारवाड़ी बोलते हैं ना, तो कईयों को समझ में नहीं आती। क्योंकि जब पूरी मारवाड़ी पे हम कोशिश ये रहती है कि ना आए, फिर भी कई बार अंदर से इतना ज्यादा वो भाव आ जाते हैं कि पता रही जाए को, फिर है ना अपन रह नहीं पाते। क्योंकि वो हमारी भाषा है और उस भाषा से हम पले बढ़े हैं, तो वो आ ही जाती है, ले दे के आ ही जाएगी, जबरदस्ती आती है। इस धारा का याद रखना कि आरटीई के किस अनुच्छेद में ईसीसीई का प्रावधान किया गया है और किस अनुच्छेद में माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख है। 10 और 11 दोनों याद रखना, ठीक है। और ईसीसी की आयु भी 3 से 6 वर्ष तक इसी एक्ट में लिखी गई है, ठीक है। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इसे बालवाड़ी कहते हैं, या विद्यालय पूर्व शिक्षा भी आप कह सकते हो, अर्ली चाइल्ड केयर कह सकते हो आप इसको। ये थोड़ा सा देख लेना आप। अब आता है अध्याय 4, ठीक है। तो अध्याय 3 पूरे में धारा 10 और धारा 11 देख लेना, और केंद्र सरकार के कर्तव्य और वित्त की व्यवस्था, बस इतनी सी बातें महत्वपूर्ण थी। बाकी बातें बड़ी कॉमन है, जो ऑप्शन देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि ये उत्तर इसका ठीक बैठ रहा है। ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। ये सबसे बड़ा भाग है जिसमें 17 धाराएं हैं मेरे हिसाब से, काउंट करेंगे हम आगे। ये 17 धाराएं, और खास बात देखिए इसमें कि इसमें आपके एक अलग से जो पार्ट है ना, निजी विद्यालय वाला, निजी विद्यालयों का पार्ट है आपके अलग से भी है, वो पार्ट यहां से शुरू हो जाता है कि निजी विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, एक पार्ट दिया हुआ आपके उसमें अलग से दिया। हाँ, अब मैं शुरू कर रहा हूं धारा 12 के अंदर क्या क्या लिखा है। विद्यालय के उत्तरदायित्व की लिमिट क्या है इसमें। अब इसका पहला बिंदु क्या लिखा है कि समुचित सरकार द्वारा स्थापित या संचालित विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, और निजी विद्यालय द्वारा पहली कक्षा में कुल बच्चों के न्यूनतम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने प्रतिशत बच्चे, जैसे बच्चा पहली क्लास में आएगा 25% बच्चे देखे जाएंगे, आगे हम तय करेंगे कि कौन से 25% होंगे। इन 25% को प्राइवेट स्कूल भी उनसे फीस नहीं ले सकता। उनका पुनर्भरण कौन करेगा, सरकार किस्तों में करती है। और अगर आप सरकार के किसी विद्यालय में जाते हो तो 100% फ्री रहेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो कितने प्रतिशत बच्चे फ्री रहेंगे, 25% बच्चे जो है वो आपके फ्री रहेंगे। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक वो हर क्लास में आगे आगे चले जाएंगे। पहली का बच्चा दूसरी में आएगा फ्री रहेगा, तीसरी में फ्री रहेगा, नया सत्र आएगा फिर पहली के नए बच्चे आएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि पहली से लेकर 8वीं तक जितने भी बच्चे, उनका 25% निजी विद्यालयों में भी क्या होता है, फ्री होता है। भाई देखो इसमें क्या लिखा, पहली क्लास में, तो पहली क्लास में जैसे कोई बच्चा प्रवेश किया, उसको फ्री किया, तो क्या वो दूसरी क्लास में आएगा तो फीस लेंगे, नहीं लेंगे। वो दूसरी में भी फ्री रहेगा, तीसरी में भी फ्री रहेगा, वो जब तीसरी 8वीं तक वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना। 8वीं तक के किसी विद्यालय में मान लो 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों में से 25% मतलब 50 बच्चों की फीस सरकार देती है, ठीक है। अब देखिए आगे, निजी विद्यालय में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, धारा कुछ नहीं है, ये प्रावधान महत्वपूर्ण है। धारा इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना प्रावधान है कि निजी स्कूल में विद्यालय पूर्व शिक्षा, जो ईसीसी की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन भी है तो वो भी इसके दायरे में रहेगी। हालांकि आजकल कई निजी स्कूलों में भी ये यूकेजी एलकेजी वगैरह मामला शुरू हो चुका है, तो वो भी इसके दायरे के अंदर रहेगी, बाहर नहीं रहेगी। प्रत्येक स्कूल स्थानीय सरकार या प्राधिकार द्वारा चाहेगी सूचना जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट हर स्कूल से इंफॉर्मेशन ले सकता है कि आपने कितने प्रतिशत बच्चों को एडमिशन दिया, किस सत्र में दिया, और यह सूचना देनी इनके लिए बाध्यकारी है, देनी ही पड़ती है। अगर बाध्यकारी सूचना को फॉलो नहीं करते हो तो दंड भी हो सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, मान्यता भी जा सकती है। सूचना देनी पड़ती क्यों, क्योंकि कल को क्या होता है ना, पार्लियामेंट में जब सत्र होता है या विधानसभा में सत्र होता है,
तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने आरटी के तहत कितने एडमिशन दिए, तो शिक्षा मंत्री से सीधा प्रश्न होता है। शिक्षा मंत्री सीधा आपके सेक्रेटरी को कहता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। सेक्रेटरी सीधे आपके जितने भी एजुकेशन डायरेक्टरेट है उनको बात करता है, वो वहाँ से बात जिला शिक्षा अधिकारी तक आती है, वहाँ से प्रिंसिपल तक जाएगी, और प्रिंसिपल अपने पीओ क्षेत्र के सारे स्कूल से सूचना मांगेगा कि किस सत्र में कितने स्टूडेंट्स को आपने आरटीई के तहत एडमिशन दिया है, और पूरे राज्य की डाक तैयार होती है, और वो डाक पार्लियामेंट के अंदर या आपकी विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री जो है बताएगा कि इस सत्र में हमने इतने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसलिए ये चीजें बाध्यकारी होती है। अगर मान लो किसी एक स्कूल ने डाक नहीं भेजी तो पूरे राज्य का आंकड़ा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए डाक भेजना जरूरी होता है, सूचना देना बाध्यकारी होता है। ये बात बस दिमाग में रख लो, इनको रटने की जरूरत नहीं है। निजी स्कूल को कमजोर या पिछड़े वर्ग के न्यूनतम 25% बच्चों को प्रवेश देने के बदले सरकार क्या करेगी, राशि उपलब्ध करवाएगी। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। यदि कोई निजी विद्यालय सरकार से भूमि, भवन या कोई सुविधा प्राप्त करता है, अगर कोई प्राइवेट स्कूल है लेकिन गवर्नमेंट से लैंड ली है उसने, या कोई दूसरी सुविधा ली है उन्होंने, ऐसा कोई विद्यालय है, तो वह विद्यालय बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा। मतलब सरकार की सहायता प्राप्त विद्यालय है ये। अगर किसी निजी विद्यालय ने, जैसे मान लो कि अपने गांव में पहले कोई स्कूल थी और बिल्डिंग बंद हो गई, हमने जिला शिक्षा अधिकारी से विशेष परमिशन लेके हमने प्राइवेट स्कूल उसमें खोल दी, हम सरकार की बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको सभी बच्चों को फ्री पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप निजी नहीं रहे, सरकारी सहायता प्राप्त निजी हो गए हैं, और सरकार 1 रुपये के दे दियो तो फिर वो आपके उस हिसाब से पूरी शिक्षा जो है वो निःशुल्क करवाएगा। निजी का मतलब है कि सरकार से 1 रुपया भी वो नहीं ले रहे हो। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब आगे आता है प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति फीस। ये शब्द आया था हमारी परिभाषा में, आया था ना, इसको हम समझते हैं। उससे पहले मैं वापस इस बिंदु पे आता हूं। तो इस धारा 12 के अंदर निःशुल्क, और इसमें विद्यालय के उत्तरदायित्व लिखे हुए हैं, और इस पूरे में एक ही बात याद रखनी है कि 25% बच्चों को निजी विद्यालय फ्री शिक्षा देगा, और उनकी फीस कौन देगा? सरकार देगी, पहली बात। और दूसरी बात, जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी एजुकेशन है उनमें भी यह एक्ट आपके लागू होगा। ठीक है, आप ये नहीं कहो कि हम पहली क्लास में एडमिशन देंगे। अगर प्री प्राइमरी है तो यूकेजी एलकेजी से आपको 25% बच्चे फ्री करने शुरू करने पड़ेंगे। यूकेजी एलकेजी होती है ना आपकी पहली क्लास से भी पहले, तो ये बात इसमें इतना सा ध्यान रख लेना बस। ठीक है, अब मैं धारा 13 पे आता हूं। प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अन्वीक्षण प्रक्रिया का न होना। कितना स्पष्ट लिखा है कि कोई प्रवेश प्रक्रिया नहीं। अनुवीक्षण का क्या मतलब बताया था? प्रवेश प्रक्रिया। और प्रति व्यक्ति फीस का मतलब मैंने आपको यह बताया था कि एडमिशन फीस जो होती है 10, 20, 50 रुपए, इसके अलावा जो फीस होती है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति फीस। और स्पष्ट कहा है इस एक्ट में ये दोनों नहीं होगी। कोई भी विद्यालय अगर एक्स्ट्रा पैसे लेता है उन 25% बच्चों से निजी स्कूल में और 100% बच्चों से गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे क्या प्रस्तावित है कार्रवाई देखिए। अब धारा 13 का पहला बिंदु क्या कहता है कि कोई भी स्कूल या व्यक्ति बालक को प्रवेश देते समय किसी प्रकार की फीस या पैसा नहीं लेगा। ठीक है, और बच्चों को प्रवेश देने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। यह स्पष्ट रूप से नियम बनाया हुआ है। कोई स्कूल या व्यक्ति अगर इस धारा का उल्लंघन करता है, किसका? उपखंड 1 मतलब इस एक का, अगर इसका उल्लंघन करता मतलब प्रवेश परीक्षा ले रहा हो या एक्स्ट्रा फीस ले रहा हो उससे, तो इस स्थिति में क्या होगा? प्रति व्यक्ति फीस अगर कोई प्राप्त करता है तो उस प्रवेश शुल्क से 10 गुना राशि तक जुर्माना लगाया जाएगा। ये 10 गुना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्कूल ने मान लो कि प्रवेश शुल्क के रूप में 200 रुपए किसी बच्चे से लिए, तो उसको 2000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है? जुर्माना लगेगा स्कूल के ऊपर। जिसने भी वसूली, संस्था प्रधान वसूलेगा, उसके ऊपर 10 गुना जुर्माना लगेगा। ये फीस लेने पे लगेगा। अगर परीक्षा करवा दी उसने किसी बच्चे की कि हम तो प्रवेश परीक्षा करके एडमिशन करेंगे, तो क्या हाल होगा देखिए। यदि कोई प्रवेश परीक्षा ली जाती है तो 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा।
और आगे फिर इसने ऐसा काम किया तो 50,000 रुपए लगेंगे। ये ध्यान रखना, जुर्माना राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक के इस पूरे एक्ट में ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, 10,000, 25,000 और 50,000। फीस ले ली तो 10,000, सॉरी 10 गुना, सॉरी 10,000 क्या 10 गुना। और अगर प्रवेश परीक्षा पहली बार ली है और बार बार अगर अवहेलना करोगे नियम की तो 50-50 हजार रुपए प्रत्येक स्टूडेंट के आधार पे लगते जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते। हालांकि हाँ एक मिनट थोड़ो नहीं तो कि हूँ या पहुंच थारे पूरा मजो जाए હું નીટ કરીને एक्ट पढ़ा रहे हो, मैं आप पहली बार पढ़ रहे हो। हाँ ये तो वो बात है कि गाड़ी में बैठे मार ड्राइवर के हाथ हूँ आप पहली बार चला रहे हो नहीं मैं ये एक्ट चौथी बार पढ़ रहा हूँ। चौथी बार क्यों पढ़ रहा हूँ, एक बार फर्स्ट ग्रेड में 2 बार पढ़ाया और एक बार फिर मैंने खुद ने पढ़ा और अब आपको पढ़ा रहा हूं। बस इससे ज्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा, इसको ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं वैसे। और तैयारी के दौरान पढ़ा था वो अलग है, वो तो फिर भूल गए क्योंकि मैंने लास्ट परीक्षा दी 2016 में, हेडमास्टर की और फर्स्ट ग्रेड की दोनों की बैक टू बैक ही थी मेरे हिसाब से ना। 18 में दी, 18 में दी हेडमास्टर की 2 सितंबर को, हाँ 2 सितंबर को दी। हाँ 4 साल हो गए, उस समय इसको पढ़ा था और उससे पहले शायद फर्स्ट ग्रेड में एक बार देखा था 16 के अंदर। तो और फिर पढ़ाने के क्रम में इसको वापस देखा, क्योंकि पढ़ाने के क्रम में देखना ही पड़ता, नहीं तो क्या कि पता नहीं चलता कि पढ़ाना कैसे है उसको। अब एक्ट का कोई भी प्रश्न सीधा ही पूछ ले, डायरेक्ट ही जाके पूछ लें कि इस एक्ट के अंदर क्या है क्या, तो हमें क्या थोड़ा सा इसकी स्टडी पूरी करनी पड़ती है। तो लेकिन पूरी को अगर आप शॉर्ट में करोगे ना तो 2 पेज या 3 पेज ही बनते हैं ढंग के, और ले दे के सवाल वहीं घूमते हैं, हर बार वहीं घूमते हैं, और बाकी बातें हैं सब कॉमन है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेंस की है। सामान्य समझ यूज करोगे तो भी गलत नहीं होगा। फैक्चुअल है 2 पेज का, जैसे अब ये 10 गुना राशि आ गई या 25,000 है ना, आगे उससे पहले 3 वर्ष की आयु थी, ये तो फैक्ट है, तो ये तो याद रखनी है, बाकी सब सामान्य समझ का है। प्रवेश के लिए आयु का क्या साक्ष्य है, आप किसी भी बच्चे को अगर उसके पास में आय का सर्टिफिकेट नहीं है, सॉरी आयु का, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर ऐसा किया जाता तो इसके ऊपर क्या जुर्माना देखिए। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बालक की आयु का निर्धारण जन्म, मृत्यु, विवाह, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 86 के नियमों के अनुसार सरकार द्वारा तय किए गए किसी दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने तय कर रखा है, कोई भी दस्तावेज लेके आ जाओ, चाहे वो आपके जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल का हो, चाहे किसी का भी हो, जन्म कुंडली लिखी हुई होती है उससे भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर नहीं भी है ना तो भी आप प्रवेश से उस बालक को वंचित नहीं कर सकते। होता है तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो क्या है, किसी बालक को जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप नहीं कह सकते कि आपके पास में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे। मैंने आपको कहा ना, बच्चों के संबंध में नेगेटिव बिल्कुल मत होना, आप टीचर के संबंध में हो जाना लेकिन बच्चों के संबंध में मत होना, क्योंकि आरटी एक्ट यही कहता है कि बस इनको पढ़ाना है, कैसे भी पढ़ाओ, माडे लाए झाले लाए में बिहाड़ो। भाई यही बात हुई ना कि 10 वर्ष का कोई बच्चा आ रहा है, आप उसको 5 में बैठा रहे हो, क्या मतलब है इस बात का। एक बच्चा 3 वर्ष का स्कूल में आता है, एक बच्चा सीधा 10 वर्ष का स्कूल में आता है, रात दिन का फर्क आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन गवर्नमेंट का उद्देश्य यह है कि बस कैसे भी करके इनको पढ़ाना है, इनकी पढ़ाई करवानी है ना, थोड़ा करे लो हमें लास्ट में मिड डे मील खोड़ाओ या ना रोटे खोड़ाओ या दूध पाओ या हाँ। अच्छा एक बढ़िया सवाल है कि अगर पूर्व में कोई सरकारी विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और उसने स्थानांतरण करवा लिया, टीसी ले ली, और वो किसी दूसरे विद्यालय में अगर जाना चाहे तो दूसरे विद्यालय में अगर किसी निजी विद्यालय में अगर वो प्रवेश लेना चाहे तो वो क्या छूट का पात्र होगा या नहीं होगा। वो छूट का दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहली क्लास का बच्चा दावा कर पाएगा, तीसरी क्लास या चौथी क्लास में जब बच्चा जाएगा तो वो वहां से छूट का दावा नहीं कर सकता। हां अगर ये हो कि 25% के कोटे में से कुछ बच्चे स्थानांतरित हो गए,
उस जगह खाली है तो उस शिक्षा से वो जो प्रदान होता है वो अपने स्तर पर किसी बच्चे को अगर वो योग्य है तो उसमें शामिल कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा, मानो कि जैसे वो चौथी में आया, चौथी में पहले से उसके पास कितने बच्चे हैं, 25% तो लिए हुई है, अब वो इसकी फीस कौन देगा भाई? पहली में 25 लिए थे, चौथी में वो 25 बच्चे बैठे हैं। अब अगर ये बच्चा आया चौथी में कि मारे मैं ये आरटी मन लियो, तो 2600 बच्चे की फीस कौन देगी? कोई नहीं देगा। इसलिए स्कूल वाला कहना कि भाई नहीं, तू अब आरटी का पात्र नहीं है। क्लियर कट मामला, ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 25-15 के अंदर कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि बालक को शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में उस समय अवधि के दौरान तय प्रवेश दिया जाएगा जो कि सरकार द्वारा तय की तय नीति के तहत प्रवेश दिया जाएगा, जो कि सरकार द्वारा तय की जाएगी, परंतु किसी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। और ऐसा प्रवेश तय अवधि के बाद भी दिया जाना आवश्यक है। मतलब क्या होता है, जैसे एक डेट तय होती है हमारे स्कूल्स में कि 15 अगस्त तक एडमिशन हो गए, एक फिक्स डेट होती है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि कोई बच्चा अगर 20 अगस्त को आ जा रहा, आप कहो नहीं तय डेट चली गई है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आनो चाहिए, आयो वो तो बड़ी बात है। टाबर अगर आपके विद्यालय चल के आया है ना, तो उसकी स्वागत कीजिए, माला वाला पेराओ, वो ना मिठाई खुलाओ, पछे के हमें और मैं क्यों आया है, वो बहुत बड़ी बात है। और हमारा आरटी यही कहता है, जोड़ो, जितने बच्चे हैं उनको जोड़ो। स्थानीय सरकार को क्या कहा है, आपके गांव के अंदर जितने 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनका रिकॉर्ड तैयार करो। रिकॉर्ड तैयार करके इसमें देखो कौन से बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे, उनको विद्यालय भेजो। तो अगर ऐसी डेट के बाद भी कोई बच्चा आता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन आगे लिखा है, यदि बालक को तय अवधि के बाद प्रवेश दिया जाता है तो सरकार द्वारा तय किए गए तरीके से अपना अध्ययन पूरा कराया जाएगा। वही बात है वापस, क्योंकि 2 महीना लेट आए हुए तो 2 महीना और पेल पाठ्यक्रम हो गयो। अब उसको कैसे करवाया जाएगा, वो सरकार तय कर रखे हुए, तय कहीं कौन क्यों है। तय कहीं आई कौन, एक्स्ट्रा क्लास रो प्रावधान है और वो एक्स्ट्रा क्लास वह कौन, ठीक है, इस हिसाब से होता है। अब नोट करके एक बात है इसमें कि राज्य सरकार के आदेश 2016 के अनुसार शैक्षिक सत्र के प्रारंभ की तिथि से 6 माह की अवधि तक कभी भी दिया जा सकता है। मतलब जून में 22 तारीख से एडमिशन आजकल शुरू होते हैं, तो 23 जून के 6 महीने बाद तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक कभी भी एडमिशन दिया जा सकता है। दिसंबर के बाद तो कोई भागी आवे ही कौन। दिसंबर तक तो कौन आवे। और राज्य सरकार ने फिर आगे क्या हुआ, 22-23 में क्या कहा कि वो जनवरी में आवा तो लो रो उनके। 22-23 में क्या कहा, प्रवेश वर्ष पर्यंत खुला रखा है। हमें वो स्थिति है कि हमें तो 6 महीने याद रखना कौन। अब आपको ये याद रखना है, ये है अभी की घोषणा, बजट में ये थी। अब ये स्थिति है राजस्थान सरकार के अंदर कि कोई भी बच्चा कभी भी आए, परीक्षा से 3 दिन पहले आवे तो उन्हें एडमिशन दो, उनसे एडमिशन के लिए मना मत करो। मतलब बच्चों भगवान है, ये मान लो थे एक्ट ऊपर लिख लो, बच्चा भगवान है। उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार गलत नहीं करना है। कभी भी आए उसको सम्मान के साथ लो, ठीक है। ये आर्टिकल क्या देखो, अब आप सोचो कि 15 नंबर आर्टिकल देखो कितना बड़ा है प्रवेश का, 16 नंबर है निष्कासन कैसे किया जाएगा। एक लाइन ही है, नहीं करेंगे। किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोकना है, मतलब फेल नहीं करना है, और यह विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित, भले वो थारे बाटो ठोके क्लास में बैठो आप उस बच्चे को निष्कासित नहीं कर सकते। अब आप इसके महत्व को समझ सकते हो कि जहां रोकने और निष्कासन की बात आई, रेस्ट्रिक्शंस की बात आई, तो एक लाइन में प्रावधान खत्म कर दिया है और प्रवेश के लिए पूरी स्लाइड लग गई हमारी एक। तो निष्कासित किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता और न ही किसी कक्षा में रोका जा सकता। इसलिए सरकार ने क्या व्यवस्था की, प्रोन्नत करो, प्रमोट करो बच्चों को। अब बच्चे 6ठी 7वीं में पास नहीं होते हैं, प्रमोट होते हैं। 5वीं से 6ठी, 6ठी से 7वीं, 7वीं से 8वीं, पछे 9वीं क्लास में सीधी परीक्षा रिजल्ट हुई जगह आवे, ठीक है। ये तो था धारा 16 तक। अब इस धारा 16 में चेंजेस किए। पहली बार कोई धारा अगर बदली है तो ये बदली है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये
कि आरटी की किस धारा में पहली बार संशोधन किया गया। अभी तक जो बातें थी ना वो गैजेट नोटिफिकेशन कर करके डाली थी। एक यही धारा जिसको बदला गया है, जिसमें 4 नई धाराएं जोड़ी है, चारों ही आपकी पड़ी हुई है। बस इसको एक बार समझ लो। इस अधिनियम में मूल अधिनियम की धारा 19, 16 और धारा 38 में आंशिक संशोधन किया। 2019 की बात बता रहा हूं। 16 में क्या संशोधन किया देखिए आप। 16 में 4 धाराएं जोड़ी गई। अब ये प्रश्न पूछा हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर, शायद 2018 का पेपर था, कि आरटी की किस धारा में संशोधन किया गया पहली बार। और उसी साल उसी पेपर में अगला जो पेपर हुआ ग्रुप का, उसमें इन चारों को सम्मिलित करो आ गया, 1, 2, 3, 4, और सामने सम्मिलित कीजिए किस धारा में क्या लिखा हुआ है। 16(1) में क्या लिखा है? प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं होगी। पहले ये परीक्षा का व्यवस्था नहीं थी। 19 में कहा गया कि अब परीक्षाएं करेंगे। तब हमने कहा शिक्षा विभाग ने कि परीक्षाएं कराओगे तो फिर हम फेल पास भी करेंगे। भाई परीक्षा होगी तो क्या होगा? फेल पास करना पड़ेगा। नहीं तो क्या सीसीई की बेस पे आप प्रमोट तो आराम से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट तो आपको फेल पास में देना पड़ेगा। तब इन्होंने दूसरी धारा में क्या लिखा देखिए, यदि कोई छात्र 5वीं और 8वीं की परीक्षा में असफल हो जाता है, भाई परीक्षा लेंगे तो फेल भी होगा। और फिर उन्होंने दूसरी धारा में जस्ट व्यवस्था कर दी। होशियार बहुत है ये लोग। कोई फेल हो जाता तो अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर वापस उसकी परीक्षा करवाई जाएगी। अगर फेल हो गयो नहीं तो वो ना 2 महीना बड़े पासो पढ़ाओ, पढ़ा नूरी पाची परीक्षा लो। हमें थे को बड़े फेल हो गए तो, अगर फिर भी फेल हो जाता है तो धारा 3 आएगी। धारा 3 आएगी। मतलब लास्ट निष्कर्ष क्या आएगा? फेल नहीं करना है। निष्कर्ष यही आएगा कि फेल नहीं करना है। अब धारा 3 लिखिए क्या लिखा है कि समुचित सरकार स्कूल को यह अनुमति प्रदान कर सकती है कि वह 5वीं और 8वीं कक्षा या दोनों कक्षाओं में बच्चों द्वारा पुनः परीक्षा में अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण पर बच्चे को उस कक्षा में रोक सकती है। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु रोक सकती है, परंतु यह सरकार निर्धारित कर सकती है कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में रोका। कहना क्या चाहते हो भाई? एक तरफ ऊपर क्या लिख रहे हो आप? रोक सकती हो, लेकिन सरकार ऐसा रोकते हो तो मैं ही सको, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रोकना नहीं। फाइनल बात यह है कि बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं करना है। देखो 16 धारा आई, 16(1) चेंज हुआ। 1 में क्या लिखा? परीक्षा करवाएंगे। 2 में लिखा अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 2 वर्ष की स्पेशल 2 महीने की लेके परीक्षा करके करेंगे। फिर भी अनुत्तीर्ण होता है तो धारा 3 लाई गई। फिर राज्य सरकार तय करेगी कि इसके क्या करना, और सरकार क्या तय करेगी, इसको रोकना नहीं है। फिर आगे चौथा बिंदु क्या कह रहा है? अधिनियम के अनुसार किसी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने से पहले निकाला नहीं जा सकता। सेम बात ही है। और उल्लेखनीय है कि यह संशोधन 2009 प्रारंभिक पूरी बच्चों को, ठीक है, बस यही है। तो ये 4 आर्टिकल है, चारों को क्रम से हैं, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। परीक्षा होगी, फेल होगा, ठीक है, वापस फेल होगा और फिर भी उसको रोकना नहीं है। इतनी सी बात ही। इसको क्रम से ऐसे याद करना तो दिक्कत नहीं आएगी। ये पहला ऐसा आर्टिकल था जो आरटीई का चेंज हुआ। धाराएं, उप धाराएं जोड़ी गई, 1, 2, 3, 4। पहले ये नहीं थी, ठीक है। अब है 17वां नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल चर्चा में काफी, तो ये भी याद रखना। ये धारा याद रखनी है, नंबर भी याद रखना, 17 का 16 का दोनों का। किसी भी बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। मानसिक रूप से मतलब डोंसनो कौन हुए ना, जैसे मैं आपको करता हूं ना मानसिक रूप से प्रताड़ित, बट आपके ऊपर क्या आरटी लागू नहीं है। मानसिक प्रताड़ना का मतलब है कि डेली ये जगह हम काटना, उसको फील करवाना, आप ऐसा नहीं कर सकते। और न ही अपमानजनक शब्दों से मतलब गालों काटने नहीं पड़े, तो मतलब यहाँ होना है राखना। भूख मरी तू बाबा, थारे घर में कोई पड्यो कौन, यहाँ पड़सो तो यहाँ रही, एड़ा आकर भी नहीं कहना, नहीं तो केस हो जाए। ये धारा कौन सी कहती है? अगर आपने ऐसा किया, इस 2 के खंड 1 में उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ
सेवा नियमों के तहत राजस्थान स्टेट सर्विस रूल्स बने हुए हैं। आप जब नौकरी पे ज्वाइनिंग करने जाओगे ना, तो आपसे एक हस्ताक्षर करवाएंगे कि मैं राजस्थान सेवा नियमों के अनुपालना में ये सहमति देता हूं कि भविष्य में मेरी सेवा आरएसआर के अधीन रहेगी। मैं इसका पूर्ण रूप से व्यक्तिनिष्ठ तरीके से शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी इसका उल्लंघन नहीं करूंगा, और उल्लंघन करने की स्थिति में मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, ये होती है बात। तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। 17 नंबर याद रखना। 18 नंबर भी महत्वपूर्ण है, बट इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं। यह है मान्यता प्रमाण पत्र कि ये बिना अगर कोई झोला छाप अगर स्कूल कोई खोल दे, जो कि मान्यता ही है कौन, उसकी स्थिति में क्या होगा। यह कानून लागू होने के बाद कोई भी नया स्कूल बिना सरकार की पूर्व अनुमति के और प्रमाण पत्र के नहीं खोला जा सकेगा। सीधा सा बिंदु है कि कोई भी विद्यालय गवर्नमेंट की परमिशन के बिना खोला नहीं जाएगा। बस ये तो वैसे नॉर्मल बात है। आज की तारीख में भारत, राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कोई भी विद्यालय बिना अनुमति के नहीं खोला जा सकता। अगर किसी को विद्यालय खोलना होता ना, तो ये डीओ ऑफिस में आवेदन करते हैं, फिर पूरी प्रक्रिया होती है, भवन देखा जाता है, उस क्षेत्र की पीओ को भेजा जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाता है, उसके बाद में स्कूल से निरंतर चेकिंग जाती है, तब जाके एक विद्यालय को एक प्रकार से खोलने और चलाने की अनुमति होती है। तो इसमें कोई स्पष्ट ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी अगर कोई एड़ो नहडो आदमी है जो अनुमति ली को नहीं तो स्कूल चला रहे हो, अब बिना अनुमति अगर कोई स्कूल चला रहा है उसके खिलाफ क्या होगा। देखिए, अधिकारी किसी तय प्रारूप अवधि तरीके और तय शर्तों के अधीन स्कूल खोलने की अनुमति प्रमाण पत्र जारी करेगा, परंतु किसी विद्यालय को तब तक मान्यता अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि वह धारा 19 के एक स्कूल के लिए तय किए गए मानदंड पूरे नहीं करता। अच्छा, ये इसमें ये लिखा है कि अगर धारा 19 में क्या लिखा था आगे, धारा 19 में क्या बातें थी, धारा 19 अभी आनी है ना, आनी बाकी है, आगे 19 नंबर धारा आएगी। हाँ, हूँ समझ गयो, आगे आ है मोटी, थोड़ी देर झेझो राख। इंद्रिया माथा नियंत्रण राख। हाँ, धारा 19 के अनुसार मानदंड पूरे करने पर ही उसको अनुमति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। 19 आगे समझेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कोई मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर तय अधिकृत अधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा स्कूल की मान्यता वापस ले लेगा। अगर किसी ने उल्लंघन किया है, कोई विद्यालय अगर, जो कोई भी प्राइवेट स्कूल खुलता है ना, तो घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं कि हमारे पास में 5 रूम होंगे, हमारे पास में सेपरेट लैट बाथ की व्यवस्था होगी, हमारे पास में प्याऊ की व्यवस्था होगी, हमारे पास में कंप्यूटर लैब की व्यवस्था होगी। ये सारी की सारी मान्यताएं की शर्तें हैं। अगर बाद में औचक निरीक्षण में ये पाया जाता है कि उनके पास ये नहीं है, वैसे गाँव वाला उठी वही कौन ले देन काम हो जाओ, ले दे मतलब समझ गए। हाँ, मान्यता वापस ले लेगा, परंतु ऐसे आदेश में लिखा जाना आवश्यक है कि जिस विद्यालय की मान्यता समाप्त हो रही है उसके आसपास मान्यता प्राप्त स्कूल कौन से हैं जहां इस स्कूल के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। भाई, एक स्कूल की अगर मान्यता खत्म होती है तो उन बच्चों को कहां भेजा जाएगा। अभी जैसे सराणा का प्रकरण हुआ जालोर के अंदर, अब उस बच्चे स्कूल का मान्यता रद्द करने की बात उठी, तब एक सवाल उठा वहां पे कि इन बच्चों का क्या, जो आगे 150-200 और पढ़ रहे उनको कहां भेजें। तो उनके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था की है, इसमें है व्यवस्था कि आसपास कोई स्कूल है कि नहीं है, अगर स्कूल है तो उस विद्यालय में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मान्यता समाप्त करने से पूर्व उस विद्यालय को सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। मतलब यह है कि अगर किसी विद्यालय की मान्यता खत्म कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी भी पक्ष सुनना पड़ेगा कि आप हमारे में जो ये कमी रही है तो क्यों रही है, आप उसकी बिना पक्ष सुने हुए मान्यता समाप्त नहीं कर सकते। ये आरटी एक्ट के अंदर प्रावधान है। अब मान लो वो सुराना वाला स्कूल बंद हो जाता है और उस आदमी की बात को नहीं सुना जाता है, तो वो कोर्ट में जाएगा इस एक्ट के बेस पे। वो कहेगा कि मेरा पक्ष सुनने का भी अधिकार था, मेरा अधिकार था, आपने मेरा पक्ष जाने बिना ही आपने स्कूल की मान्यता कैसे रद्द कर दी। तब सुप्रीम, जो हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जहां भी हो जाए, पहले हाई कोर्ट में जाएगा, तो हाई कोर्ट ऑर्डर देगा गवर्नमेंट को कि इसके पक्ष को पूरा जाना जाए। उसके बाद में, अच्छा, उसमें वो एक और दावे में एक और बात लिखेगा
कि मेरे विद्यालय के निकट 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कोई विद्यालय नहीं, इन बच्चों का क्या होगा। ऐसे 3-4 दावे करेगा, तब कोर्ट डिसीजन सुनाएगा कि इसका स्कूल का क्या करना है। तो ऐसे आप मान्यता रद्द नहीं कर सकते। मान्यता रद्द करने से पहले पूरी प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। ये बात आरटी एक्ट में लिखी हुई है। आगे देखो क्या लिखा है। कोई विद्यालय मान्यता समाप्त होने की तारीख से फिर कार्य जारी नहीं रख सकेगा। अगर मान लो कि वो कोर्ट में हार गया, सरकार ने भी कह दिया, और उसका पक्ष सुनने के बाद में भी फाइनली अगर मान्यता रद्द हो गई, जैसे मान लो 10 तारीख को मान्यता रद्द हुई है, तो 10 तारीख के बाद उस स्कूल की कोई भी सर्टिफिकेट, डिग्री, एडमिशन काम का नहीं रहेगा। फिर भी कोई जोर जबरदस्ती ठाकरा में इसको चला होगा ना, हूं तो चलाई, तो उर की है। देखो, कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र बिना विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या समाप्त होने के बाद भी चलाता है, तो उसे 1 लाख रुपए अदा करने होंगे। उसके बाद जितने दिन स्कूल चलता है उतने दिन प्रत्येक दिन के हिसाब से 10,000 रुपए जुर्माना देना। ए पॉइंट याद रख लिया, ए आंकड़ो याद रख लिया। 1 लाख रुपया तो एक बेड़ा बेड़ा देना है, पचे डेली 10,000, ऐसा मतलब थारे 30 दिन 3 लाख रुपया। ठीक है, और इतना छोटे मोटे स्कूल कमाते भी नहीं है। ठीक है, और नए और अब है धारा 19 विद्यालय के मान और मानक। अब इस धारा के तहत ही विद्यालय को मान्यता दी जाएगी। 19वीं धारा संख्या याद रखना कि किसी विद्यालय को मान्यता देने के लिए उसके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हमने ये पढ़ा था ना आगे कि जो भी 19 के नियम फॉलो करेगा उसी को आपके दिया जाएगा। कहां गया वो 19 वाला, ये रहा, कि जो भी 19 के नियम फॉलो करेगा उसी को मान्यता दी जाएगी। अब 19 के नियम है क्या? हाँ, हंस क्यों रहे हो? मैं समझ गया, स्कूल बंद हो जाता है पछे। इसमें यूं होता है कि जैसे मान लो 10 तारीख को स्कूल बंद हुआ, बात तो सुनो पूरी। अरे भाई बात तो सुन, 10 तारीख को मान लो स्कूल बंद हो गया, आज की तारीख है, आज 15 सितंबर को किसी स्कूल की मान्यता रद्द हुई। इससे पहले कि जितने भी सर्टिफिकेट है सारे वैलिड होंगे, सारे वैलिड होंगे, किसी भी सर्टिफिकेट पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद का कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। इसके बाद किसी भी सर्टिफिकेट, जैसे कोई होता है ना, कॉलेज बंद हो जाती है। अब मेरी कॉलेज बंद हुई थी, बीएड कॉलेज, मैं करके आया, उसके बाद कॉलेज बंद हो गई। ऐसी कई कॉलेजेस बंद होती, यूनिवर्सिटियां बंद हो जाती है। तो इसमें बच्चे का कभी अहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसने एडमिशन लिया था ना, तब उसके पास मान्यता थी। और मान लो कि कोई बच्चा, जैसे स्कूल 15 सितंबर को बंद हो गई, अब डिग्री पूरी हुई उनका तो ठीक है, लेकिन जो बीच में लटके हुए हैं उनको किसी दूसरे विद्यालय में या कॉलेज में शिफ्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। और वो उसी क्लास में शिफ्ट होगा जिस क्लास में वो वहां पे पढ़ रहा था। तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कभी आंच नहीं आए। आवे नीट करे टाबर मन थे कर, बच्चे के साथ पॉजिटिव रहो। 19वीं धारा क्या कहती है? नए और पुराने स्कूलों को धारा 18 के तहत पूरा न करने पर मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब क्या क्या है देखो। इस कानून के लागू होने से पहले स्थापित ऐसे स्कूल जो मान्यता प्राप्त होने के समय तय मापदंड पूरे नहीं करते, उन्हें अपने खर्चे पर 3 वर्ष के भीतर मापदंड पूरे करने हैं। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये तो आर्टिकल एक्ट तो 2010 में लागू हुआ, 2010 से पहले के जितने भी स्कूल थे, मान लो उनमें से 1000 स्कूल थे, उनमें से 100 स्कूल ऐसे हैं जो मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो स्कूल बंद हो जाएंगे? नहीं। लेकिन उनको ये कहा गया कि लागू होने के 3 साल के भीतर जो जो आप में कमी है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे एक रूल्स आया था बीच में कि बीएड वाले एसटीसी में 3rd ग्रेड बन सकते हैं, L1 में जा सकते हैं, लेकिन विद इन 6 महीने के भीतर उसको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो बाहर हो जाएगा। इस एक्ट के लागू होने के 3 साल के भीतर अगर पुराने किसी स्कूल के पास में कोई कमी है तो उसको ठीक कर लो 3 साल में, अगर नहीं करते हो तब उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो ये 3 वर्ष की अवधि ध्यान रखना। यदि कोई विद्यालय इस अवधि के भीतर विद्यालय के मान और मानक पूरा नहीं करता है तो क्या होगा? तो आपके उसकी मान्यता को वापस ले लिया जाएगा। सीधी सी बात है, 3 साल का आपको टाइम दिया था,
3 साल में आपने काम पूरा नहीं किया तब आपकी मान्यता वापस हो जाएगी, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कोई स्कूल तय अवधि में तय मापदंड पूरे नहीं करता है तो मान्यता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वह कार्य नहीं कर सकेगा। सेम बात ही वापस रिपीटेड है। मान्यता समाप्त की जाने के बाद भी यदि कोई विद्यालय कार्य करता है तो वापस वही बात आती है, तो उसको 1 लाख रुपए और 10,000 रुपए वाला जुर्माना रहता रहेगा। और उसके बाद में आती धारा 20। तो धारा 19 पूरी की पूरी यही है कि तय मापदंड जितने भी हैं उनके अनुसार विद्यालय चलाएं, अगर मापदंड पूरे नहीं है तो उसको समय पर पूरा करें। अभी तो क्या है कि आज आपको अगर स्कूल की मान्यता चाहिए तो आज ही मापदंड देखेंगे, लेकिन स्कूल 2010 1 अप्रैल से पहले का है तो 3 साल की छूट दी गई थी कि 3 साल में मापदंड पूरा कर लो, नहीं होता है तो फिर हम आपकी मान्यता वापस ले लेंगे। लेकिन जनरली कर लिए थे, ऐसा कुछ ज्यादा बड़े मापदंड है भी नहीं इसके, छोटी मोटी सामान्य बिल्डिंग वगैरह, और उस स्कूल के जिस गांव में प्राइवेट स्कूल है या जिस क्षेत्र में है तो उस प्रिंसिपल से लिखवा लिया जाता है कि ये मापदंड पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो लिख भी लेता है कि ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है। हम 4 रूम बना दिया, हम एक कॉलेज में गए चेकिंग करने के लिए, कॉलेज के नियम बहुत भयंकर है, तो उसने बताए 27 रूम कॉलेज के। हम वहां गए तो 4 रूम है, 4 रूम के अंदर 5-5 पर्दी देके 20 रूम बना दिए। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, 2 शौचालय बने हुए जिसमें शौच वाला मामला कुछ है ही नहीं, खाली बने उड़ाए जाए। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि 4 शौचालय हैं जिसमें से 2 लड़कियों के लिए 2 लड़कों के लिए, एक भी शर्त उसकी पूरी नहीं। बिजली के खंभे भी कितने दूर होने चाहिए ये भी बताया हुआ है, रूम की साइज कितनी है ये भी बताया हुआ है, टेबल कुर्सियां कितनी ये भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन रहते पूरे। हमने उस कॉलेज की रिपोर्ट पूरी खराब कर दी कि इसकी एक भी ये शर्त पूरी नहीं है। लगभग 14 आपत्ति हमने लगा दी 20 में से, और आप मानिए कि 2 महीने बाद वो कॉलेज की मान्यता लेके आ गया। ऐसे मिलती है। अब हमारी रिपोर्ट कोई काम की नहीं, वो जान से ही तो संपर्क कर लियो, हो गया काम। कॉलेज धड़ल्ले में चल रही है और कई थॉम भी एड़ा कई लोग है वो कॉलेज में दुखी है, पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्थानीय लोकल लीडर जो टीचर वगैरह है, जो अधिकारी है, उसकी रिपोर्ट को आगे कौन चलने दे, आगे वो ले दे के काम बना देगा। ये स्थितियां बनी हुई है, तो ये मान्यता वाला पॉइंट पूरा फर्जी है। हकीकत की बात ये है। आगे देखियो 20 नंबर धारा क्या कहती है, केंद्र सरकार द्वारा एक लिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन कर किसी मान या मानक को अनुसूची में जोड़ा जा सकता है, मतलब नया मानक भी ऐड किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये नया मानक अगर ऐड करेगा तो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। अंडरलाइन कर देना, केंद्र सरकार कोई भी नया स्टैंडर्ड सेट कर सकती है। ये कह सकती है आगे भविष्य में कि जिसके पास में कंप्यूटर लैब होगी वही नई स्कूल के लिए मान्यता प्राप्त है, ऐसा जोड़ सकती है, ध्यान रखना इसका। धारा 21 याद रख लेना, धारा संख्या याद रख लेना, बस बाकी चीजें हमने पहले ही पढ़ रखी है इसकी। एसएमसी का पूरा प्रावधान किसमें है, धारा 21 में है, ठीक है। इसको हमने अलग पूरा लेक्चर ले लिया, इसको मैं यहां पे अब नहीं समझाऊंगा, वापस वही बातें हैं, वही 50% महिलाएं वगैरह वगैरह, इसमें तो जितना बताया उससे कहीं ज्यादा हमने पढ़ लिया है। धारा 22 याद रखना, जिसमें विद्यालय विकास योजना शामिल की गई है। 21 और 22 तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण धारा है, इनके नंबर याद रखना कि 21 एसएमसी की व्यवस्था किसमें है और स्कूल डेवलपमेंट प्लान की व्यवस्था किसमें है, ठीक है। विद्यालय विकास की योजना किसमें है, ये दोनों याद रखना। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो 22वीं धारा है इसको हम राजस्थान के कानून में और एलोबोरेट करेंगे, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है आगे कि राज्य सरकार अपने अनुसार इसको है वो संशोधित करेगी और बनाएगी। राजस्थान की जब नियम पढ़ेंगे ना हम, तब इस विद्यालय विकास योजना को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेना। धारा 23 भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये आपके लिए, टीचर्स के लिए। कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा घोषित शिक्षा अधिकारी द्वारा तय की गई न्यूनतम अर्हता है, बीएड या बीएसटीसी है, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वो पात्र होगा। किसके द्वारा, मैंने कहा ना, ट्रेनिंग सेट से लेके योग्यताओं से लेके इसका निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। हम इसलिए कहते हैं कि एनसीटी में नहीं लिखा हुआ, एनसीटी में लिखा हुआ है,
तो एनसीटी ने तय कर रखा सारा कि बीएड वाले कहाँ जाएंगे, एसटीसी वाले कहाँ जाएंगे। राज्य तो खाली इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, लागू करने की एजेंसी, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। यदि किसी अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण देने वाली पर्याप्त संस्था, चाहे उपयुक्त शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो केंद्र सरकार एक लिखित सूचना जारी करके शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता में अधिकतम 5 वर्षों के लिए शिथिलता दे सकती है। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि अगर किसी राज्य में टीचर्स ट्रेनिंग देने के लिए संस्थाएं पर्याप्त नहीं है, उसकी वजह से कोई वंचित रह गया है, मान लो कि 10,000 की भर्ती है और राजस्थान में 8,000 ही एसटीसी वाले हैं, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कभी भी, फिर भी आ जाती है तो 2,000 आप ले लो, बिना एसटीसी वालों को ही ले लो, लेकिन उनको 5 वर्ष के भीतर अपनी योग्यता को पूरा करना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसका। एक प्रबुद्धक आए थे बहुत पहले, उनको कहा था कि 5 साल के अंदर कोई बीएड कर लेगा उसको परमानेंट करेंगे। राजीव गांधी स्कूल्स में लिए थे। फिर आपको पता हो, तुम लोगों ने 12वीं के फॉर्म भरे, किसी ने 10वीं के फॉर्म भरे, कोई 8वीं पास ही हो, के बीएड फॉर्म भरे हो, के एसटीसी फॉर्म भरे हो। क्यों? क्योंकि उनको 5 साल के भीतर डिग्रियां पूरी करनी थी, और मेरी नजर में 2-3 लोग ऐसे हैं जो फिर भी नहीं कर पाए। 5 साल में 12वीं भी कौन, कोई 12वीं में 3 कोई फेल हुआ, एक कोई सप्लीमेंट्री आई, पता एसटीसी एडमिशन लियो, एसटीसी भी कौन, यहाँ कर 5 साल 11 रहा, मैं वो 10,000 में थी है। और उनके साथ लगे हुए थे जिन्होंने एसटीसी बीएड कुछ कर लिया, वो अभी 50,000 रुपए ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल के भीतर योग्यता पूरी करनी थी, वो इनसे हुई नहीं थी। तो ये अच्छे से याद रखना कि 5 साल के भीतर अगर उसके पास में योग्यता नहीं है तो कितने समय में योग्यता चाहिए होगी, 5 साल के अंदर चाहिए। इसमें एक संशोधन हुआ है, अब आगे देखिए। हाँ, अब भारत सरकार ने ऑर्डर दिया है कि अब कितने में करनी है आपको, 9 साल में करनी है, लेकिन राजस्थान ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। अभी तक भारत सरकार ने ऑर्डर दिए हैं कि 2017 के बाद कि 9 साल में भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन राजस्थान में अभी भी नियम कितना ही बना हुआ है, 5 वर्ष का ही। आगे अपन राजस्थान में इसको और देखेंगे। और शिक्षक को दिए जाने वाले वेतन भत्ते वगैरह जो है वो समुचित सरकार तय करेगी, राज्य भी करेगी, केंद्र अपना करेगी, ठीक है। और अब है धारा 24, मेरे हिसाब से ये 24 को अपन अब कल लेंगे, काफी टाइम हो गया है ना। तो आज जितनी भी धाराएं पढ़ी उसमें जो जो अंडरलाइंस वगैरह की उसको शॉर्ट में लिख लेना, और कल हम इसको एक्ट को पूरा ही कर लेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं भाई, ये सबसे मेन भाग यही था।